चार्ज की अगली जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज Q इक्वल प्लस माइनस L इंटू E। मीन्स ए बॉडी कैन हैव only integral multiple of electronic charge। मीन्स कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज रखेगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स E का N मीन्स N जो होगा N इक्वल 1 2 3 4 so on to dot dot। N never will be फ्रैक्शन। कभी भी N का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी चार्ज का, चार्ज जो रेस्ट में होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो चार्ज मोशन में होगा, मोशन का मतलब दो तरह की बात, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे या वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी होगा उस चार्ज के पास दो चीज होगा, एक तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जो चार्ज एक्सेलरेट करेगा मींस जिसकी वेलोसिटी हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, वो चार्ज तीन चीज प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा एनर्जी। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज एट रेस्ट produces only electric field। charge in motion with constant velocity produces electric field as well as magnetic field। But accelerated charge produce electric field, magnetic field and also radiate energy in the form of electromagnetic wave। ये चार्ज बॉडी है, रेस्ट में है, तो ये देगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये चार्ज मोशन में है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट है तो ये चार्ज मुझे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन ये चार्ज बॉडी जो कि एक्सेलरेट कर रहा है भी नॉट इक्वल कांस्टेंट, मीन्स ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ये मुझे तीन चीज देगा। और क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और एनर्जी देगा। एनर्जी, ये जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि ये जो वेव होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए किसी भी मीडियम को रिक्वायर नहीं करता है। मीन्स इसको प्रोपगेट करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो स्वयं एक जगह से दूसरे जगह चला आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा लाइट है, सन की जो लाइट है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन से अर्थ तक आने में बीच में कहीं कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो अर्थ तक आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। मीन्स हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्ज का मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज कितने तरीके से आप कर सकते हैं, वो पहला तरीका है फ्रिक्शन। सेकेंड इंडक्शन। थर्ड कंडक्शन। फोर्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन थर्मियोनिक इमिशन। फील्ड इमिशन। अगेन सेकेंडरी इमिशन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का ये सब मेथड है, तरीका है। ये पहला बाय फ्रिक्शन है, ये इंडक्शन, थर्ड कंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। हम लोग एक एक करके इस मेथड को जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला है फ्रिक्शन, इसमें क्या करते हैं कि एक बॉडी को
दूसरे बॉडी के साथ रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो बॉडी गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स फ्रिक्शन एक तरीका है, मेथड है, जिससे किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख लो, एक कॉम्ब, कुछ पेपर का स्ट्रिप्स, और पेपर स्ट्रिप्स जो है वहां पे अभी फिलहाल इस कॉम्ब को ले जाएं तो वो पेपर स्ट्रिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इस कॉम्ब को अपने हेयर में हम लोग रब करते हैं, रगड़ लेते हैं, और रगड़ने के बाद जब आप पेपर स्ट्रिप के पास ले जाओगे तो पेपर स्ट्रिप्स को ये कॉम्ब जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे घटना क्या घटी, हेयर के साथ कॉम्ब का फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो इलेक्ट्रॉन हेयर के पास चला गया, और एक कॉम्ब जो है पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। अब क्या है कि जो पेपर स्ट्रिप्स है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये शो कर रहा है कि ये बॉडी जो है वो चार्ज हो चुका है। दूसरा तरीका है इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग देखते क्या है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है किसी भी बॉडी का। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक चार्ज बॉडी है, ये हमारा चार्ज बॉडी है, इस पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, ये क्यू चार्ज इस पे। एक दूसरा बॉडी जिसको मुझे चार्ज करना है, हमने इसके करीब लाया, ये बॉडी हमारा अभी फिलहाल न्यूट्रल है। जैसे ही इसके करीब में लाएंगे, घटना क्या घटेगी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ये बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर इस एंड पे चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे गया है, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो चुकी है, इसलिए इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बॉडी न्यूट्रल ही है, सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको हम क्या करते हैं कि इस बॉडी के इसको साथ रखते हुए इस बॉडी के बगल में ही रखते हुए इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं। मीन्स इसके साथ इसका कोई भी फिजिकल टच नहीं हुआ है, बस इसको मैं अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या घटना घटी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरा का पूरा, चूंकि अर्थ को माना गया है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, अर्थ नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जिसका पोटेंशियल 0 होता है। ये पोटेंशियल हम आगे पढ़ाएंगे, पोटेंशियल 0 होता है, हम आगे पढ़ाएंगे, पढ़ना आगे पोटेंशियल। घटना क्या घटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस एंड पे था और रहेगा ही, ये जो प्रोटॉन है यहां से इलेक्ट्रॉन जाकर के इस सारे प्रोटॉन को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब न्यूट्रल करने के बाद क्या घटना घटी कि जैसे ही इसको हम अर्थ से कनेक्शन हटा दिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन की वजह से ये इंटायर पार्ट में फैल चुका। तो ये बॉडी जो है वो, ये जो बॉडी न्यूट्रल था अभी फिलहाल ये निगेटिवली चार्ज हो चुका। इस पे चार्ज जो है मैं मान लिया क्यू डैश है, ये क्यू और क्यू डैश के बीच संबंध होता है, और क्यू इक्वल होता है क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1/k। ये क्यू डैश को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्यू डैश इज कॉल्ड
इंड्यूस्ड चार्ज, ये जो Q है वो इंड्यूसिंग चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज। और K जो यहां हमने यूज किया है, K ये जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आगे हम पढ़ाएंगे, अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि ये K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे के चैप्टर में K के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। तो K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये मेटल के लिए K का वैल्यू फॉर मेटल K इक्वल इंफिनिटी होता है। तो अगर हम यहां पे पुट करें K का वैल्यू इंफिनिटी, तो Q डैश नाउ Q डैश इक्वल माइनस Q 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और ये 1 बाई इंफिनिटी 0, Q डैश इक्वल माइनस Q। कहने का मतलब है कि अगर ये मेटल है तो जितना इस पे चार्ज है, चार्ज का अमाउंट उतना ही होगा, लेकिन अपोजिट आएगा, मतलब निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज आ चुका है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ये इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल इंड्यूसिंग चार्ज इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। कहने का मतलब कि चार्ज तो उतना ही आएगा लेकिन विपरीत आएगा। ये हमारा मेथड बाय इंडक्शन हुआ। हम लोग इसका एग्जांपल देखें, कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसको अगर देखा जाए तो कंडक्शन में हम लोग एक बॉडी हमने लिया जो कि न्यूट्रल है, एक अरेंजमेंट इसके साथ हमने क्या किया कि एक स्विच लगाया और एक ये बैटरी, इसका एक पॉजिटिव पोल है और ये इसका नेगेटिव पोल है। बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए स्विच को हमने ऑन किया। स्विच इज ऑन फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए स्विच को ऑन किया गया। जैसे ही आप स्विच को ऑन करके फिर इसको क्या किया आपने, रिमूव कर दिया। घटना क्या घटी कि इस जगह पे जो जितना पार्ट संपर्क में आया होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन चूंकि ये पॉजिटिव है, हाई है, तो हाई पोटेंशियल है, यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां का निकल के यहां गया होगा तो ये बॉडी क्या है, इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन सब निकल के चला गया, सब तो नहीं, सम पार्ट गया, तो ये जो इस पार्ट में पॉजिटिविटी आया। फिर क्या घटना, जो इधर इलेक्ट्रॉन होगा वो देखा कि यहाँ पे पॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे गया होगा और इन सारे को न्यूट्रल किया होगा। तो इस तरीके से इस बॉडी को देखा जाए कि जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से जा रहा है, तो जहाँ से निकल के गया तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, वहाँ पे पॉजिटिविटी हो गया, और इस तरह से ये बॉडी जो है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मीन्स ये हमारा कंडक्शन की बात हुई कि कंडक्शन से यहाँ कंडक्ट हुआ, चार्ज कंडक्ट हुआ, और कंडक्शन की वजह से ये बॉडी जो है वो चार्ज हो चुकी। दिस इज द कंडक्शन। ये तीन हम लोगों को अभी फिलहाल पढ़ना है, और बाकी ये चार्ज जो है वो आगे पढ़ना है। लेकिन हम लोग थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन इसका भी देख लें। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, थर्मियोनिक इमिशन क्या है, फील्ड इमिशन क्या है, और सेकेंडरी इमिशन क्या है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल अरेंजमेंट बनाते हैं, और ये आप देखिए एक ग्लास ट्यूब है,
और इस ग्लास ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट और एक दूसरा प्लेट, इसके अंदर के एयर को हम लोग इवैक्यूएटर के हेल्प से प्रेशर लो कर देते हैं, हवा को निकाल देते हैं, और ये जो दो प्लेट्स है इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से ऐड करते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट स्ट्राइक कराते हैं इस मेटल पे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगा और ये बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फोटो करंट। इसके बाद हम लोग थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब हुआ कि इस थर्मियोनिक इमिशन में मेटल को हीट करते हैं, जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होकर के निकल जाता है, और जब इजेक्ट होकर के निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां घट जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन घट जाएगी तो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स गर्म करने से बॉडी चार्ज हो चुका, इलेक्ट्रॉन का वहां से इजेक्शन हो गया। ये फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, उसमें जैसे ही आप किसी मेटल को रखेंगे इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा इसका मतलब कि उस मेटल में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई मीन्स इलेक्ट्रॉन कम गया और बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये सेकेंडरी मिशन। सेकेंडरी मिशन का मतलब होता है कि आप क्या करो कि इलेक्ट्रॉन से किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करो, और जब इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जाए और टकरा करके वहां से इलेक्ट्रॉन को ले करके बाहर आ जाए। तो वो जो गया इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी उसको दिया, और इसके पास भी इतनी एनर्जी है कि वो खुद के बाहर आ गया। इस तरह से वहां से इलेक्ट्रॉन बार बार इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी उस मेटल में हो चुकी, और तब कहेंगे कि वो जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से हम लोग ये 7 तरीके से किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। मीन्स ए मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम लोग फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन और सेकेंडरी इमिशन बारी बारी से इन सारे चीजों का स्टडी किया। हम लोग आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी चार्ज का डिटेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये होता क्या है कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, इससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। लिखेंगे कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट by which
we detect a body is charged or uncharged। एक इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। इसमें कुछ नहीं, बड़ा इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। एक उल्फ बोतल होता है, ये हमारा उल्फ बोतल है और इसमें एक गोल्ड की पत्ती होती है, जब यहां पे हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे ही हम लोग यहां पे एक चार्ज बॉडी को लाएंगे, ये हमारा एक चार्ज बॉडी है, इसको इसके करीब लाए, ये गोल्ड का है तो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे जमा हो चुका और तब यहाँ पे पॉजिटिविटी आ चुका और पॉजिटिविटी आने से लीफ जो है एक इस डायरेक्शन में चला गया और एक इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब कि रिपल्सन हुआ। जब ये रिपल्सन हुआ तो कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, हमारा चार्ज है। अगर इसमें रिपल्सन नहीं होता तो क्या होता है, अनचार्ज होता है। एक क्वेश्चन उठता है कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज क्या होना चाहिए, ए एट्रैक्शन, बी रिपल्सन, सी बोथ, डी नन। इसका आंसर होगा, कहता है कि कोई बॉडी वाकई चार्ज है या अनचार्ज है, उसको चेक करना है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो रिपल्सन है। इसके पीछे वजह है, इसके काउच को देखेंगे। अट्रैक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी, वहां भी अट्रैक्शन होता है। एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच भी अट्रैक्शन होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आप इस तरीके से कि ये जो है एक हमारा चार्ज बॉडी है और यहां पे हमने अनचार्ज बॉडी को लाया। अनचार्ज बॉडी को लाने से इसका चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। अब देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे भाई, रिपल्सिव फोर्स से। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, ये बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स एक चार्ज बॉडी
एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अट्रैक्शन के बेस पे नहीं कर सकते कि ये बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, लेकिन अगर रिपल्सन की घटना होती है तो हम लोग स्पष्ट कर देंगे रिपेल किया, इसका मतलब कि बॉडी क्या है, हमारा चार्ज है। तो ये टू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका ट्रू आंसर होगा रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर, रिपल्सन। फर्दर जो हम लोग आगे देखेंगे वो है सबसे सिंपल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है हम लोगों को, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पिछले मैं पढ़ाया कि दो चार्ज अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, तो उन दोनों के बीच फोर्स लगता है। उस फोर्स को सबसे पहले मेजर किया उस साइंटिस्ट का नाम कूलम्ब है। मीन्स दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट किया वो साइंटिस्ट कूलम्ब। इसने क्या कहा कि दो पॉइंट चार्ज, एक Q1 और एक Q2, यहां पे हम लोग जब भी बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि जो लॉ है कूलम्ब्स का लॉ, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, बड़े चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। कहता है कि दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर ये दोनों सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, और ये दोनों अगर अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। हम मान लिया कि इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो R है। पॉइंट चार्ज का मतलब हम लोग ऐसे कहेंगे कि इस चार्ज का डायमेंशन सेपरेशन की तुलना में बहुत कम हो जाए, मतलब सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ये दो चार्ज के बीच सेपरेशन ज्यादा हो जाए तो ये चार्ज इसके लिए पॉइंट की तरह दिखाई पड़ेगा और ये चार्ज इसके लिए पॉइंट की तरह दिखाई पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं एक बहुत बड़े स्टार को स्काई में देखते हैं, वो टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, एक्चुअली वो उतना छोटा होता नहीं है, क्योंकि हमसे उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पॉइंट साइज का दिखाई पड़ रहा है। सेम फैशन में अगर इन दोनों को लार्ज सेपरेशन पे रखेंगे तो घटना क्या घटेगी कि ये जो चार्ज है इसके लिए पॉइंट दिखाई पड़ेगा और ये चार्ज इसके लिए पॉइंट दिखाई पड़ेगा। पॉइंट चार्ज का मतलब यही होता है। अब हम लोग इन दोनों के बीच इस कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। It states that force between two point charges, not mass. It states that force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the separation between
इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया और मैथमेटिकल फॉर्म क्या दिया गया देखते हैं हम लोग। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच हमने मान लिया कि फोर्स F लग रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉड लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा दिया हमने। ये पहली बात हो चुकी। और दूसरी बात कह रहा है कि ये इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get F directly proportional Q1 Q2 by R square। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे F इक्वल सम कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस K का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई, इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। इस K के बदले हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये पाई यहाँ पे यूज हुआ है, ये पाई जो आया है, ये पाई का यूज हुआ है इस इक्वेशन को रेशनलाइज करने के लिए। मीन्स पाई इज यूज्ड फॉर रेशनलाइजिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग पाई का यूज करते हैं। पाई इज यूज्ड फॉर रेशनलाइजेशन, पाई इज यूज्ड फॉर रेशनलाइजेशन। और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, इसका वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, वेयर एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। हम लोग ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये स्केलर फॉर्म है। दिस फॉर्म इज द स्केलर फॉर्म। द एबव इक्वेशन इज इन द स्केलर फॉर्म। हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, मीन्स कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। इसके पहले हम लोग इस फोर्स की प्रॉपर्टी को जानें कि इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगता है, और इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करें। प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये जो फोर्स होता है, मैं इसकी बात कर रहा था, AQ1 AQ2, इन दोनों के बीच R सेपरेशन, ये हमेशा सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ कि ये इसको या तो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, या अट्रैक्ट भी करेगा तो इस डायरेक्शन में। मीन्स ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इसी लाइन के अलोंग या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। ये चार्ज इसको भी या तो अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन के अलोंग करेगा, और रिपेल भी करेगा तो इसी लाइन के अलोंग करेगा। मीन्स अगर कोई फोर्स इन लाइन ज्वाइनिंग जो है इसके अलोंग लगता है तो उसको लोग बोलते हैं कि सेंट्रल फोर्स। तो लिखेंगे इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब दैट इज दे ऑलवेज एक्ट along the line joining two charges। जो लाइन ज्वाइन करेगा दो चार्ज उसके along रहेगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इन दोनों के बीच जो ये फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर। और कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, वो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था। वहां पे हमने बताया था कि कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो वर्क करता है किसी सिस्टम पे तो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, और ये जो कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है ये राउंड ट्रिप वर्क जीरो करता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज बहुत लार्ज होता था, लेकिन इस फोर्स का रेंज बहुत लार्ज नहीं होगा। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज आप जानते हैं कई किलोमीटर तक होता है ना। तो ये हमारा इस फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्ब साहब ने दिया था, इस कूलम्ब फोर्स जो F है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। ये अभी तक हम लोग स्केलर फॉर्म की बात किए, हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे।